हम तुम्हारे इज्जतदारों को नहीं जानते। हमसे अभी और इस वक्त फैसला कर। फैसला जुर्म का होता है। मैं कहता हूँ साईंदाद मुजरिम है। तुम्हारे कहने से साईंदाद मुजरिम नहीं होगा। हमें घोड़ी चाहिए और साईंदाद का सर भी। जुबान को लगाम दो। मैं तुम्हारे बेटे को लगाम दूंगा। क्या सोच रही हो? मैं पूछता हूं क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सोचती हुई औरतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि सोचती औरतों के जहन कहीं और होते हैं और जिस्म कहीं और। मैं खड़ा रहूं तो तुम्हें भी खड़ा रहना चाहिए, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी नजरों में बीवी पैरों के साथ साथ चलते हुए साए की मानंद हुआ करती है। कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरे वालिद साहब और मेरे थोड़े से मुख्तसर से कुछ किस्से हैं, मैं वो सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, शेयर करूँगा आपसे। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूँ आपको कि मेरे वालिद साहब फ़रीद नवाज़ बलोच वो पैदाइशी यतीम थे। मतलब मेरी दादी जब इद्दत में थी तब मेरे वालिद साहब पैदा हुए। तो उन्होंने जब आँख खोली तो अपने फादर को देखा ही नहीं था, यानी मेरे दादा को देखा ही नहीं था उन्होंने। तो मेरी दादी ने उनको पाला पोसा और बकौल मेरे फादर के उनकी वालदा जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझदार बहुत है। डेली रात को बैठ के मुझे समझाती थी। एक छोटा सा एक लेक्चर होता था वो डेली रात को देती थी कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, बुरी सोहबत में नहीं जाना है, तुम्हें कुछ पढ़ के कुछ बन के दिखाना है। एक किस्सा मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है। वो इतने फ्रेंडली थे। एक दफ़ा हम लोग मेरा जो घर था हैदराबाद में, जैसे हमारा पूरा अपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने टॉप पे मुझे एक रूम बना के दिया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था लम्स में। तो मैं पढ़ रहा था तो कुछ इंजीनियर्स आए हुए थे, एक उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। कासमाबाद में एक हमारी ज़मीन है, उसके हवाले से एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो वहाँ के इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स वगैरह बैठे हुए थे। तो एक बच्चा, क्योंकि हमारी छतें तमाम कनेक्टेड थी, तो एक बच्चे ने ऊपर से तकरीबन हार्डली मेरा ख्याल है 6 साल का बच्चा होगा, अब तो वो बड़ा हो गया, 6 साल का बच्चा होगा, उसने आवाज़ लगाई चाचा फ़रीद नवाज़, चाचा फ़रीद नवाज़। तो मैं पढ़ रहा था, मैं उठ के देखने लगा तो मेरे अब्बू ने बोला कि देख रुको मैं देखता हूँ कौन है। छत के ऊपर से ही तमाम वो इंजीनियर्स बैठे हुए थे। वो अब्बू उठे और बाहर की तरफ छत की तरफ देखा, बोला हाँ क्या है? बोला वो चाचा मेरी पतंग फंस गई है, वो ज़रा उठा के दीजिएगा वहाँ से। तो अब्बू ने बोला, अब्बू ने मुस्कुरा के गए वहाँ से पतंग उतारी और बोला नहीं ऐसे नहीं दें, छुट्टी दें। तो अब्बू हंस के फिर अब्बू ने छुट्टी दी और जितने भी वो बैठे हुए थे इंजीनियर्स वगैरह वो इतना हंसने लगे कि फ़रीद नवाज़ साहब ये बच्चे भी इतने आपसे फ्रेंडली हैं, इतने क्लोज़ हैं। तो उनकी नेचर इतनी लविंग थी। 29वां रोज़ा था रमज़ान, 29वां रमज़ान था और रात की कोई 8-9 बज रहे होंगे। तो मैं शूट पे था। फराज जो मुझसे छोटे भाई हैं, डॉक्टर फराज, वो क्लिनिक में थे। दानिश दोस्तों में था, बहन घर पे थी। तो फराज क्लिनिक से आया तो अबू वॉक कर रहे थे। तो फराज ने पूछा खैरियत? तो बोला मुझे कुछ गैस प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, मुझे उलझन सी हो रही है तो मैं वॉक कर रहा हूँ। तो फराज बोला चलना है डॉक्टर पास चलें क्या? बोला नहीं मैं भी वॉक कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। खैर फराज ने, उसके बाद कोई 15 मिनट बाद फराज का दरवाज़ा नॉक किया। अबू ने कहा यार चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हम सब साथ रहते थे सब, तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मेरी तबीयत को सही नहीं और अम्मी को सोने दो। बहन जो मेरी अंजला वो और फराज को बोला तुम दोनों चलो और फाइल उठा लेना। फराज पहुंचा लेके वो हॉस्पिटल गया। तो पहले फराज, अबू ने कहा कि यार फराज गाड़ी में पेट्रोल कम है तो पहले पेट्रोल भरवाओ, गाड़ी रुकना जाए बीच में। और बहन को कहा, वो बहन पीछे बैठी हुई, तो बोला मेरे कमर पे ना तो मसलती रहो, मुझे कुछ सांस की उलझन हो रही है मुझे। तो पेट्रोल पंप पे गया तो एक पंप वाले बंदे ने देखा फरीद साहब को, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बलो साहब? तो कहने लगे वालेकुम सलाम क्या हाल है, ठीक है आप? खैर हॉस्पिटल पहुँचे, दरवाज़ा खोला उन्होंने और सीधे जाके बेड पे लेटे ऑक्सीजन मास्क उठाया और नाक पे लगा लिया कि मुझे सांस नहीं आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर असदुल्ला कुंडी उसी हॉस्पिटल के कार्डियोवास्कुलर के पीछे वहीं उनकी रहायश थी करीबी। तो
फराज भागा उनके घर गया कि डॉक्टर साहब आपको चलना पड़ेगा और वालिद साहब की तबीयत कुछ सीरियस है, अच्छा ही नहीं लग रही मुझे। अच्छा, बाकी जो वहाँ के जो फर्स्ट एड देते हैं डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के स्टाफ है, वो तो सब आ गए, लेकिन अब्बू की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। पीछे मेरी बहन ने वहाँ से कॉल करना शुरू की, मुझे कॉल की कि फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो। दानिश घर पहुँचा था, दानिश को कॉल की कि फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो। तो दानिश अम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुँचा, मैं घर आने ही वाला था तो मैं सीधा चला गया हॉस्पिटल। आप यकीन माने हम सब लाइन से खड़े हुए थे, भाई बहन अम्मी हम सब लाइन से खड़े हुए थे। तो वालिद साहब ने एक लाइन बोली, मास्क लगा हुआ था उनको, कि मैं नहीं बचूँगा, बस मैं जा रहा हूँ। अब मैं ये बता दूँ कि 29वीं शब थी, रमज़ान का महीना था और 29वीं शब थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बचूँगा, मैं जा रहा हूँ। हमने तसल्ली दी कि नहीं अबू, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अच्छा, इतने में वो डॉक्टर असदुल्ला कुंडी करीब आए उनके, तो वालिद साहब ने सलाम किया। तो असद कुंडी डॉक्टर साहब अपने जूनियर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने दोबारा मुखातिब किया, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ जी वालेकुम सलाम, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस बीच में जो मुझे, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो टिकटिकी बांध के अब्बू ने देखा पहले अम्मी को कोई 50-60 सेकंड, फिर मुझे, फिर बहन को, फिर दूसरे भाई को, तीसरे भाई को। होता है कि आप बस कैप्चर कर रहे हैं अपने आँख में और देख रहे हैं, और मास्क लगा हुआ है, सांस नहीं आ रही है लेकिन वो देखे जा रही हूँ। वो नज़र मैं नहीं भूल सकता आज तक, कि जिस तरह मैंने भी आँखों से आँखें मिलाई तो मुझे लगा कि वो कैप्चर कर रहे हैं हम सबको अपनी आँखों से, और वो एक नज़र जो थी ना उनकी, वो नॉर्मल देखना नहीं था उनका। तो वो सबको देखना शुरू किया उन्होंने, और उसकी कोई 5-10 मिनट बाद मुसलसल, अच्छा तबीयत थोड़ी और बिगड़ी, तो डॉक्टर भागते हुए आए, तो हमें बाहर निकाला आप साइड में। तो उन्होंने पार्टीशन, जो आर्टिफिशियल जो एक पार्टीशन होती है हॉस्पिटल में, वो 4-5 स्टैंड रखे उन्होंने, और उन्होंने, मुझे अबू का चेहरा नज़र आ रहा था, और मुसलसल कलमे पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो शॉक भी लगा रहे थे, लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी दे चुके थे वो, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। और उन्होंने मुसलसल कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस तरह उनका दम हमें छोड़ के चले गए वो। अब मुझे देखें, हम मुसलमान होने की हैसियत से 29वां शब, रमज़ान पूरा महीना मुक़द्दस महीना होता है। फिर कहा जाता है कि आखिरी ताक रातें मुक़द्दस होती हैं, बहुत उसकी एक इस्लाम में एक ख़ास हैसियत है उन ताक रातों की। तो वो 29वां रोज़ा, दूसरे दिन 30वां रोज़ा था, मुझे अच्छी तरह याद है, 30वां रोज़ा था, सेकेंड डे, और जुम्मतुल विदा था, मतलब जो लास्ट रोज़ा था उसमें वो जुम्मतुल विदा आखिरी जुम्मा था, मतलब ईद थी सैटरडे को। तो फिर तारक रोड पे रहमानिया मस्जिद पे हम नमाज जनाजा के लिए हम गए। वहाँ हमने, आप यकीन माने, इतना माशाल्लाह नमाज जनाजा देखने वाला था कि वो नेक लोग होते हैं, उनका पता चल जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अल्लाह के उसमें अलग ही उनकी जो पहचान होती है, या उनकी, हाँ, ये तो दुआ है कि अबू को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले, और आप लोग भी दुआ करें वालिद साहब के लिए। ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, वहाँ 1-1.5 घंटे की क्लास होती थी, और मैं रहते बहादुराबाद में थे हम, और कोचिंग थी डिफेंस साइट में। तो जितनी देर मेरी क्लास चल रही होती थी उतने देर अब्बू और अम्मी बाहर बैठे हुए मेरा वेट करते थे, घर नहीं जाते थे, और मेरे इंतज़ार में बैठे रहते थे कब छुट्टी होगी, और फिर मुझे, मतलब हम घर आते थे। इस तरह से अब्बू मेरे साथ होते थे। सोचा ही नहीं था दूर दूर तक कि कभी एक्टिंग करूंगा या कभी इस फील्ड में आऊँगा। हाँ, एक विट था बचपन से जिसको अब्बू भी काफ़ी इंजॉय करते थे, अपने दोस्तों के साथ भी मुझे कहते थे यार ये एक्टिंग करके दिखाओ, ये करो करो। मैं अक्सर क्या नाम है, एक्टर के गानों पे मैं डांस करता था बचपन में। तो एक दिन क्या हुआ कि ना, एकदम अब्बू का मुझे कॉल आई और कहा कि ना तुम कहाँ हो अभी। मैंने कहा तो कॉलेज से आया हूँ। कहा यार एक मेरे बेटे का रोल है, आज वो करना है यहाँ पे। उस वक्त शायद ड्रामा अब्बू कर रहे थे, तो उसमें बेटे के रोल के लिए एक सीन था, तो कुछ समझ नहीं आता। तो यासर तो प्रोफेशनली एक्टिंग कर रहा था, तो अब्बू ने बोला चलो यार एक सीन के लिए दानिश को बुला लेते हैं। तो मैं चला गया ऐसे ही, बिल्कुल पता ही नहीं मुझे। और तो वहां पे एक सीन था प्रॉपर
और उसमें ये था कि ना मैं क्या नाम है, अब्बू ने कोई दूसरी शादी कर ली और मुझे पता लग गया। तो अब्बू ने मुझे समझाया कि देखो शादी हो गया, अब आप ध्यान में लाओ कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो फिर आप अम्मी के बेटे हो तो फिर आप कैसा रिएक्ट करोगे। तो मैं तो फुल कैरेक्टर में आ गया। तो जब वो स्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ा तो काफी, क्योंकि असली अब्बू और मैं तो, और एक्टिंग का ऐसा कुछ पता नहीं था। खैर मैंने याद करता रहा। जब सीन आया तो मैंने उसमें कुछ शदीद परफॉर्म कर दिया। उस पर मतलब काफी लोग हैरान हो गए। अब्बू ने भी क्लैपिंग की कि यार तुम तो एक्टर हो, मुझे तो आज पता लगा। मैंने बोला अब्बू मैं तो बस ऐसे ही बोल दी। तो वो दिन बड़ा कीमती था मेरी जिंदगी, जो मैंने पहली दफा एक्टिंग की थी और बिल्कुल पता भी नहीं था और उस तरह कर ली। तो काफी अप्रिशिएट किया अब्बू ने, और बस आज मैं आपके सामने। आज मेरे फादर इन लॉ को इस दुनिया से गए हुए 21 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे इतने साल गुजर गए हैं, क्योंकि उनका जिक्र हर वक्त हमारे दरमियान मौजूद रहता है। और जाहिर है उनकी छवि, जैसे कि उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है, उन सब में नुमायाँ होती है। उनकी आदत, उनके बोलने का तरीका, उनके हंसने का तरीका, और जाहिर है उनकी मोहब्बत तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। फाइनली जब मैंने ग्रेजुएट किया, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग मुझे इंटीरियर सिंध में कहीं मिली। मेरा ख्याल है दादू साइड पे कहीं मेरी पोस्टिंग हुई। तो अब्बू बड़े परेशान हो गए कि यार ये इतने तकरीबन 4 साल मुझसे दूर रहा है, फिर इसकी पोस्टिंग वहाँ पे हो गई है। तो हमने पर्सनली जाके सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज़ वगैरह से रिक्वेस्ट की। बहरहाल प्रमोट वहाँ से ट्रांसफ़र हो नहीं रहा था। ही वॉज वेरी डिप्रेस। तो फाइनली बोला बेटा मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कैसे तुम्हें वापस तुम्हारी पोस्टिंग, ऑल्दो मेरा डोमिसाइल भी कराची का था, मेरी स्टडीज़ भी कराची की थी, मेरा इंटर भी कराची का था, तो मैं कैसे कोशिश करूं कि तुम वापस कराची आ जाओ। बहरहाल तो हम सीढ़ियां बड़े मायूस होकर उतरने लगे, क्योंकि हर कोई रिजेक्ट कर रहा था कि अब ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरे एक स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट था, सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो मिनिस्टर साहब ने वो फाइल लॉक कर दी कि अब कोई भी वापस नहीं आएगा। तो मैंने अब्बू को बोला, अब्बू क्यों ना हम आखिरी दफ़ा कोशिश करते हैं मिनिस्टर साहब से मिल के एक रिक्वेस्ट कर लें, शायद आपको मिनिस्टर जानता हो। तो उनके PRO होते थे मज़र साहब, आज भी मुझे नाम उनका याद है, PRO उनके थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिस मज़र साहब। तो मज़र साहब ने बोला आप अपना एक नाम लिख के भेज दें। हालांकि एहसान साहब जो हैं उस टाइम पे मिनिस्टर होते थे, बोला मेजर एहसान साहब, वो किसी से स्कूल हेल्थ के मैटर में मिलते नहीं हैं, तो वो बहरहाल मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो हम दोनों उनके मिनिस्टर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ गए। तो कुदरत का करना ये हुआ कि मिनिस्टर साहब एहसान साहब खुद अपनी ऑफिस छोड़ के बाहर आ गए और उनको एकदम गले लगा लिया, फरीद तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तो अब्बू ने बोला हाँ सही मैंने पहचाना। बोला कौन हूँ मैं? अब्बू ने बोला सही आप मेरे मोहतरम हैं, मेरे साईं हैं। बोला यार तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, हम लोग दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं हैदराबाद के, और हम तुम्हारे फॉलोअर हुआ करते थे। तो अब्बू को इतना ओब्लाइज किया, बोला क्या मसला है तुम्हारा, क्या काम है? उसी वक्त उन्होंने फ़ाइल मंगाई और आई वॉज द फर्स्ट वन जिनको उन्होंने ट्रांसफ़र करके फिर कराची लेके आए। मैं क्लास 9 की स्टूडेंट थी, तो मैं थोड़ी हेल्दी थी। अब्बू मुझे कहते थे सुबह वॉक पे चलो, तो मैं सुस्ती करती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा तुम जब वॉक करोगी ना तो मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। तो उनकी न्यू गाड़ी थी, नई ख़रीदी थी, तो मैं उनके साथ रोज़ सुबह लालच में जाती थी कि चलें ठीक है गाड़ी सीखूंगी। फिर मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा वो वॉक कराते थे, फिर उसके बाद मुझे वो गाड़ी सिखाते थे। हम तब यूनिवर्सिटी साइड में ग्राउंड होता था, वहाँ पे सिखाते थे। मैं 2-4 दिन, मुश्किल से हफ्ता भी नहीं सिखाई होगी उन्होंने। और एक दफ़ा फिर अम्मी ने कहा कि अंजल ना शॉपिंग पे बाहर चलो ना मेरे साथ। तो अब्बू ने कहा अंजलना को लेके जाओ, अंजलना को गाड़ी चलाना आती है, उसको ले जाओ। तो मैं परेशान, मैंने कहा अभी तो सीखिए, मैं कैसे चलाऊंगी, वो भी मेन रोड पे। मतलब उनका कॉन्फिडेंस था कि मैं चला लूँगी। मैं फिर लेके गई गाड़ी, बड़े खुशी से पूरे रास्ते में मैंने चलाई आराम से। जब मैं वापस आने लगी तो वहाँ एक गेट था जहाँ से मुझे जाना, 2 रास्ते थे, लेकिन मैं बड़ी वो हो गई थी कि मैं चला लूँगी ना। मैं गेट से जैसे ही क्रॉस करने लगी तो वो एकदम से एक्सीडेंट हो गया।
वो गेट पे गाड़ी लग गई और पूरा जो फ्रंट साइड था वो ख़राब हो गया। तो अब मैं डर गई, मैंने कहा अब तो मेरी बड़ी मतलब डांट पड़ने वाली है। अम्मी से मैंने कहा अब्बू तो बहुत डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। घर आई, अब्बू को जब पता चला तो अब्बू ने गाड़ी देखी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस थोड़ा सा कहा कि कमाल करती हो, अभी तो सीखी थी और ये वो। खैर मैं फिर डर गई। फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे वो गाड़ी नहीं चलाने देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी फिर गैराज में गई, ठीक वीक करवा के आई। अभी ठीक करा के गाड़ी घर आई थी कि फिर से उन्होंने मुझे गाड़ी दी कि चलाओ तुम। मैं लाहौर गया, मैं नया नया जवान हो रहा था और नया सीरियल कमाना शुरू किया मैंने। तो 15 दिन के स्पेल के लिए मैं एक सीरियल करने लाहौर चला गया। तो होटल में ठहरा हुआ था, अकेला था। तो मुझे वहाँ पे सिगरेट पीने की एक थोड़ी सी लत लग गई। मैं जबकि टीन एज क्रॉस कर चुका था, शायद 24-25 का होऊंगा। तो मैंने सिगरेट पीना शुरू की, ऐसी शूट पे किसी से मांग के 1 सिगरेट ली, 2 सिगरेट ली। फिर करते करते मैंने पूरा पैकेट लेना शुरू कर दिया। अब रूम में बैठा हूँ, अकेला, शूट नहीं है, तो सिगरेट पी रहा हूँ। ऐसे ही शौकिया। कराची आया तो वहाँ भी सिगरेट पीना शुरू कर दी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि वालिद साहब सिगरेट पीते थे, तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी। जब हम बड़े हो रहे थे उन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी। तो अक्सर जब हम बैठे होते थे, हम बहन भाई, तो वो दोस्त से पूछे सिगरेट ऑफर करते, मना करते, बोला नहीं यार मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैंने सिगरेट छोड़ दी है, कल को ये भी पियेंगे। जब कहीं दोस्त ने सिगरेट ऑफ़र की या कोई बात निकली सिगरेट, तो हमें बताते थे कि मैंने तुम लोगों की वजह से सिगरेट छोड़ दी है, मैं बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को ये भी ना पिए। और ये हमें बात पता थी पहले से, और अक्सर वो ये चीज़ बात जिक्र करते थे। तो मैंने लाहौर में सिगरेट पीना शुरू, कराची आया, मैंने कंटिन्यू किया सिगरेट पीना। तो उन तक पहुंच गई बात कि यासिर साहब जो अब सिगरेट पी रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था, टीन एज क्रॉस कर चुका था, 24-25 साल का हो चुका था। तो उन्होंने मुझे डांटा डपटा नहीं, या मुझे सुनाई नहीं, या मुझे शर्मिंदा नहीं किया। अब मैं जब बैठूं घर में तो उन्होंने पैकेट निकाला सिगरेट का और ख़ुद पीना शुरू कर दिया। अब मैं जब देखूं कि यार ये तो बड़ा बैड सीन हो रहा है, अबू सिगरेट क्यों पी रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया था कि इसलिए पी रहे हैं कि मुझे इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से मैंने सिगरेट छोड़ी, अब जब तुम पी रहे हो तो फिर मैं पीऊँ। तो अब मैं जब बैठूँ उनके सामने वो सिगरेट पीना शुरू कर दें, जब मैं बैठूँ वो पैकेट निकालें, लाइटर जाना, सिगरेट पीना शुरू कर दें। वही कसम खुदा की 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैं अपने आप में शर्मिंदा, मुझे डांट भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, लेकिन वो सिगरेट पी रहे हैं मुझे बताने के लिए कि तुम अच्छा नहीं कर रहे। बाखुदा मैं सिगरेट साइड में कर दी, भाई मुझे नहीं पीनी। हाँ जी, वैसे तो फोर्स बहुत सारे किस्से हैं अब्बू के साथ। जिंदगी में चलना उन्हीं से सीखा, लेकिन जो कुछ खास बातें होती है ना, तो मैंने अक्सर अब्बू को देखा है कि अब्बू अक्सर लोगों को खाने की बड़ी दावत देते थे कि मतलब खाने पे आ जाओ, खाना खा लो साथ। या अब्बू बंदा अननोन भी हो तो अब्बू अक्सर कोई बुजुर्ग मिल गया, कोई बच्चा मिल गया तो अब्बू बोलते आ जाओ हम साथ खाना खाते हैं, तो खाने के लिए आते। तो ये अब्बू की आदत तो बहुत ही अच्छी थी। ये बातें अब्बू की हमेशा याद रहेंगी। और मेरी एक बात है अब्बू की, आज मेरे भाई भी मेरे अब्बू की जगह है। मतलब उन्होंने इतना अच्छा मेरे भाइयों को वो किया है कि आज तक मुझे महसूस नहीं होने देते मेरे भाई कि मेरे अब्बू नहीं है। वरना लोग कहते थे तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया है तो अब तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, जैसे होता है फिल्मों में दिखाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ये मेरे अब्बू की तरबियत है जिन्होंने इतने अच्छे भाइयों को तरबियत दी कि आज तक मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मेरे अब्बू नहीं है। बस ये मुझे ये तो पता है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि कहते हैं कि 29वें रमज़ान को जिसका इंतकाल हो और कलमों के साथ जिसका इंतकाल हो, क्योंकि आखिरी वक्त भी उनके मुंह पे कलमे थे, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छा मकाम अता फ़रमाया होगा। मगर फिर भी मैं आप तमाम हज़रात से जो यासिर का व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए दुआए मग़फ़रत ज़रूर पढ़िएगा, ताकि अल्लाह ताला उन पे और आसानियाँ उनके लिए इस जहां में भी की, उस जहां में भी उनके लिए आसानियाँ करें। तो उनके लिए ज़रूर मग़फ़रत की दुआ कीजिएगा, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा।